हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी फ्लूइड्स की पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि फ्लूइड इन अ एक्सेलरेटिंग वेसल। देखिए, जब एक्सेलरेटिंग वेसल में होता है फ्लूइड, हमने देखा है कि मान लीजिए ये वेसल है आपका। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो फ्लूइड क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके जाऊं तो ऐसे चढ़ जाता है ऊपर। ये आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसका जो ये सरफेस है, इसको अगर इस तरफ से खींचते जाऊं मैं फ्लूइड को, तो फ्लूइड पीछे चढ़ते जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि अगर मैं इसको इधर खींचूं तो फ्लूइड ऐसे ऑपोजिट साइड चढ़ जाता है कि नहीं? ऐसे होता है, नहीं होता? इसके ऊपर हमने काफी सारे सम्स भी किए थे। अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लूइड्स इन सर्कुलेटिंग वेसल्स। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक वेसल लिया और मैंने इसको ऐसे घुमाया। तो कई बार आपने देखा होगा कि फ्लूइड को ऐसे घुमाते मिक्सर वगैरह में, तो फ्लूइड दोनों तरफ से ऐसे चढ़ जाता है, बीच में ऐसे यानी पॉट होल बन जाता है, ऐसे होल बन जाता है। इज़न्ट इट? सरफेस अगर देखेंगे तो फ्लूइड अभी कैसे चढ़ जाता है? दोनों तरफ चढ़ जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लूइड जो होगा वो आपको इस तरह से, अगर कोई भी चीज़ आप ग्राइंड वगैरह करते हो मिक्सचर में, घुमाते हो फ्लूइड को, मम्मी क्या करती है घर में मक्खन निकालती है, तो वो फ्लूइड क्या हो जाता है, ऐसा बीच में, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो बीच में ऐसे डिप्रेशन आ जाता है, जिसको हम बोलेंगे इज़न्ट इट? वेसल में पूरा ऐसे डिप्रेशन आ जाएगा। आता है, नहीं आता? ये क्यों होगा? सोचिए, जब मैं इसको इस तरफ खींच रहा था तो फ्लूइड उस तरफ चढ़ रहा था। सोचिए अगर मैं दोनों तरफ एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली लगाऊं, इस तरफ भी ये एक्सेलरेशन लगाऊं, तो इस साइड वाला भी ऐसे चढ़ेगा, तो दोनों तरफ ऊपर चढ़ेगा। यही चीज होती है। मान लो अगर किसी भी चीज को घुमाऊं मैं, तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसको बाहर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर का एक्सेलरेशन लगता है, रेडियल एक्सेलरेशन। यहां पर ये वाले इस साइड वाले पार्टिकल्स पे मान लीजिए ये आर रेडियस है, इस पार्टिकल का मान लीजिए जो यहां पर है उसका कैपिटल आर रेडियस है, तो इन सब पे बाहर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि है ओमेगा स्क्वायर आर। रेडियस अलग अलग होगा तो अलग अलग वो ऊपर चढ़ेंगे, और इस तरफ जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनको इस तरफ रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि है ओमेगा स्क्वायर आर। इन पार्टिकल्स का उस तरफ, इस पार्टिकल्स का इस तरफ लग रहा है, नहीं लग रहा? इन पार्टिकल्स का उस तरफ, इन पार्टिकल्स का इस तरफ, तो कंटिन्यूअसली दोनों तरफ से बाहर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये हाफ वाला ऊपर चढ़ा है और इस साइड वाले एक्सेलरेशन से वो हाफ वाला ऊपर चढ़ा है। तो इस तरह से जो है लिक्विड की सरफेस में डिप्रेशन आ जाता है। सिर्फ सिंगल एक्सेलरेशन था तो इस तरफ एक्सेलरेशन दे रहा था तो पीछे की तरफ चढ़ रहा था लिक्विड। अभी हर एक पार्टिकल पे क्या है? एक्सेलरेशन लग रहा ही है। इन वाले पार्टिकल्स पे इस तरफ का एक्सेलरेशन लगेगा तो इधर चढ़ेगा लिक्विड, और इन वाले पार्टिकल्स पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में, पानी सर्कुलर मोशन में है तो हर एक पार्टिकल के ऊपर रेडियल एक्सेलरेशन होगा बाहर की तरफ, जो कि होगा ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। गॉट माय पॉइंट? तो यही जो ओमेगा स्क्वायर आर है वो क्या कराता है? डिप्रेशन क्रिएट कराता है। वो क्या क्रिएट कराता है? डिप्रेशन क्रिएट कराता है। तो हमारा अगला सवाल यही है कि अगर मान लीजिए कोई मैंने वेसल लिया और उसमें फ्लूइड भरा और इस फ्लूइड को मैंने ओमेगा से घुमाया, तो ये जो कर्व बनेगा, ये जो कर्व बनेगा लिक्विड का, हाँ, यहां पर से लिक्विड चला जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये जो कर्व बन रहा है इसका इक्वेशन निकालना है। काफी सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा, काफी सिंपल है। देखिए,
जैसे ही मैं बाकी सब क्या करता हूं, फिगर्स को रब कर देता हूं, मैं आपके सामने दो ही फिगर्स रखता हूं। ये असलियत में लिक्विड था और इसको घुमाया गया। मान लीजिए इसको मैं ओरिजिन मानता हूं, दिस इज 0 0, दिस इज 0 0, इजंट इट? जो x डिस्टेंस पे पार्टिकल है, यहां से x पे पार्टिकल है, उसका हाइट कितना है? y है। और x और y में ही तो हमको इक्वेशन चाहिए, x और y में तो इक्वेशन चाहिए। कोई तो मैंने एक पार्टिकल पकड़ा जो x, यहां से x डिस्टेंस पे है, वो क्या चला है? ओरिजिन से लूंगा मैं, थोड़ा नीचे से, y ऊपर गया है। अच्छा, ये वाला पार्टिकल जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, y। असलियत में ये पार्टिकल है, ये 0 0 ये है, यहां से x डिस्टेंस पे, यहां पर y डिस्टेंस पे, यहां पर है, ऐसा कर्व बना है ना। तो इसके ऊपर जो टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट, उसका एंगल कितना रहेगा? tan थीटा। tan थीटा उसका एंगल रहेगा जो कि dy बाय dx होता है, जो कि dy बाय dx होता है। वो निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वाला जो पार्टिकल है, बाद में हम लोग इसको फाइनली इक्वेट करेंगे tan थीटा को निकालने के बाद dy बाय dx से। ये वाला जो पार्टिकल है असलियत में वो यहां से x डिस्टेंस पे है, इसको बाहर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर x। बाहर की तरफ ओमेगा स्क्वायर x होगा एक्सेलरेशन, इजंट इट? तो ये वाला जो पार्टिकल है, अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनना, हाँ, ये सरफेस है, बाहर की तरफ क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर x होगा, इजंट इट? ये वाला जो एंगल है थीटा होगा, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि पार्टिकल उधर ही है। फिर से वही कंसेप्ट, एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस इज 0। याद है आपको? कल भी हमने ऐसे ही देखा, एक्सेलरेशन अलोंग द, लास्ट लेक्चर में भी देखा है, एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस इज 0। गॉट माय पॉइंट? तो अगर मैं क्या करूं, ये थीटा लूं, तो ये थीटा है, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होगा? g cos थीटा, और अलोंग द सरफेस कितना होगा? g sin थीटा, और उसका अलोंग द सरफेस कितना होगा? इसका होगा ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा। इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन दो ही लग रहे हैं, एक ओमेगा स्क्वायर x और एक g, और सरफेस से एंगल कितना है? थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर cos थीटा और g का क्या होगा? अलोंग द सरफेस g sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग सरफेस इज 0। तो वहां का एक्सेलरेशन और यहां का एक्सेलरेशन दोनों क्या है? इक्वल होंगे। तो ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा इक्वल टू g sin थीटा आएगा, इक्वल टू g sin थीटा आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होगा, पर tan थीटा होता क्या है? वो तो dy बाय dx होगा। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ये पार्टिकल लिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाला, इसमें दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा ओमेगा स्क्वायर x बाहर की तरफ और g नीचे की तरफ। इनको मैंने क्या किया? रिजॉल्व किया।
अलोंग द सरफेस, पर अलोंग द सरफेस एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसलिए तो पार्टिकल उधर ही है, पार्टिकल तो इधर उधर चल रहा नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा होगा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी dx को मैं ऊपर लेके आता हूं और dy, समझ में आया? ओमेगा स्क्वायर एक्स dx को ऊपर लेके आया, dy इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी ऐसे ही, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और dy का इंटीग्रेशन होगा y। तो यही इक्वेशन है, नहीं क्या y और x में इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो अगर किसी भी x पॉइंट पे मैं जाऊंगा, x कहां से वेरी करेगा 0 से लेकर रेडियस तक, तो आपको पूछ सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो वाटर चढ़ेगा ऊपर वो कितना होगा जब x इक्वल टू r आएगा, जब x रेडियस मैक्सिमम जब होगा वो क्या होगा हाइट आ जाएगा। समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, आप पहले इतना क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर और इसके ऊपर डिस्कशन आपके साथ करता हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, अभी क्या है यहां पर फिर से हमारा लिक्विड है और इसको ओमेगा से घुमाया है, इसमें पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर that rises up। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट राइजेस अप बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बताऊं, ये है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन हो जाएगा, और ये पानी जो है ये शेडेड रीजन में, ये है वो वॉल्यूम जो राइज अप हो गया है। मेरे पास अभी इक्वेशन है, किसी भी x पे, यहां से सेंटर से किसी भी x पे y क्या होता है, y होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमको y मिला है। पर देखिए हर एक एलिमेंट के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए y इतना है, पीछे वाले एलिमेंट के लिए देखिए y 0 से लेकर r तक, इधर y कितना है 0, यहां पर कितना है y यानी x कितना है r तक, y बढ़ते ही जा रहा है, isn't it? y यहां पर कांस्टेंट नहीं है, तो वॉल्यूम जो है इस शेप का निकालने के लिए हमको पूरे लिक्विड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए पूरा सिलेंडर ही है, ये जो बीकर है ये समवट ऐसे सिलेंडर टाइप है, जिसमें पहले पानी इतना था ऐसा, अभी क्या हो गया है, इसकी हाइट ऐसे बढ़ चुकी है, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो किसी भी x पे हाइट कितनी है y, और वो कुछ स्मॉल dx के लिए ही कांस्टेंट होगी, थोड़ा सा और आगे x हम बढ़ेंगे तो y भी चेंज होगा। अभी इस पे y इतनी है, इस पे इतनी है, इससे पीछे इतनी है, तो हमको जो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वो छोटे छोटे एलिमेंट्स का निकालना पड़ेगा। तो ये छोटे एलिमेंट्स में ये है y, मान लीजिए ये x से साथ dx पे गए हम लोग, तो ये क्या मिलेगा हमको, एक छोटी सी ऐसे पतली सी रिंग मिलेगी, ये x है और ये रिंग है जिसकी विड्थ कितनी है dx है, इसकी विड्थ कितनी है dx है। ये जो रिंग है ये वाली वो दोनों तरफ रहेगी ना, इधर भी रहेगी और इधर भी, ऐसी हमको क्या मिलेगी, एक छोटी सी पतली सी रिंग मिलेगी ऐसे पूरी।
अगर 3D में देखोगे आप तो पूरी एक छोटी सी रिंग मिलेगी, तो उसका विड्थ कितना होगा dx। तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम होगा dv, वो क्या होता है, ये छोटा सा वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, ये होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये इसका ये पट्टी का, इस पट्टी को अगर मैं तोड़ूं और सीधा कर लूं, ये छोटी सी पट्टी ऐसी हो जाएगी। इसका सरकमफरेंस कितना हो जाएगा 2πx इंटू dx, इस पूरे की एरिया हो जाएगी। तो छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा 2πx dx इस पट्टी का, और हाइट कितना है y है, ये छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया? ये 3D में देखिए ना वॉल्यूम, ऐसी ये पट्टी पूरी अलोंग सरकमफरेंस बन रही है। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट y है x पे, ये छोटी सी पट्टी ये पूरी है ना, ये ऐसा, ये पूरी पट्टी की वॉल्यूम ले रहा हूं, ये 2πx dx, ये पूरी ऐसी है, उसका हाइट y है ना, तो मैंने क्या लिया, पूरे एरिया ऑफ बेस 2πx dx ऊपर का इंटू y किया। ये पट्टी पूरी होगी ना, ये ऐसी। समझ में आया? तो ये है 2πx dx, और y का वैल्यू उधर से लेंगे, किसी भी x पे y का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये क्या हो जाएगा 2πx इंटू एक्स एक्स क्यूब, 2πx क्यूब dx, और ये जो ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, ये छोटा सा dv है, तो वॉल्यूम क्या होगा, x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक वेरी हो रही है, r तक। तो 0 से लेकर r तक 2π ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। तो मेरे को लग रहा है 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई ओमेगा स्क्वायर g एक्स क्यूब dx होगा। अच्छा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4 अपॉन 4, x रेज टू 4 अपॉन 4, कहां से कहां तक, 0 से r तक। कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, पाई ओमेगा स्क्वायर, ये पाई ओमेगा स्क्वायर r रेज टू 4 अपॉन 4g, r रेज टू 4 अपॉन 4g हो जाएगा, r रेज टू 4 अपॉन 4g। ये टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है। समझ में आया? ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है। तो पहले आप इतना लिख लें, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए यहां पर मैंने आपको और एक क्वेश्चन पूछा, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट वाटर राइजेस अप। h वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर। h क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर। तो h कितना होगा, देखिए h y इक्वल टू क्या मिला था, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। तो x हाइट कब है, जब x, h कब होगा हाइट, जब x कितना है, x r जितना है। x जब r जितना होगा तब हाइट h जितनी होगी। तो हाइट h जब x r है, when x इक्वल टू r, y इक्वल टू h होगा। समझ में आया? तो ये पुट कीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g,
ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया? जब x r था y, जब x r था y h जितना था। अभी वॉल्यूम देखिए कितना आया है मेरा, वॉल्यूम आया है पाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g के जगह मैं 2 इधर लिखता हूं, 2g इधर लिखता हूं, बाकी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखता हूं। ये क्यों लिखा है सर आपने? पाई ओमेगा स्क्वायर आर रेज टू 4 है ना, इसको आर स्क्वायर लिखा, नीचे 2 को 2g और 2 में डिवाइड किया। ध्यान से देखिए, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, ये पूरा क्या होगा? ये पूरा हाइट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? हाइट। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा पाई h, ये पूरे जगह के, इस पूरी जगह पे h आएगा, पाई h आर स्क्वायर अपॉन पाई, ये पूरा h आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर दूसरा कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर h है। पाई आर स्क्वायर h क्या होता है? इट इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इट इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम जो ऊपर राइज होता है उसको याद करने का तरीका क्या है? उसको याद करने का तरीका ये है, वॉल्यूम दैट राइजेस अप। आपको पूरा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो इसलिए बताया जाता है कि आप समझ सको चीजों को, फील आ सके। तो वॉल्यूम दैट राइजेस अप, वॉल्यूम दैट राइजेस, इट इज हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आधा होता है। पर सिलेंडर में जब हाइट लोगे, हाइट मैक्सिमम हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं है। रिमार्क में लिखो h is not height of cylinder but height that rises up। समझ में आया? हाइट दैट राइजेस अप, हाफ पाई आर स्क्वायर हाइट राइजन, मैक्सिमम हाइट राइजन होता है। समझ में आया? तो ये आप कर सकते हैं फिर से। देखिए यहां पर और एक सवाल आता है, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है और ओमेगा से इसको घुमाया गया है। आपको पूछेगा फाइंड आउट वाटर दैट स्पिल्स आउट। तो वाटर कितना स्पिल आउट होगा? आप लोग बताइए। जितना ऊपर चढ़ेगा उतना स्पिल आउट होगा, सही है ना? जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही स्पिल आउट होगा। तो ऊपर कितना चढ़ा? वॉल्यूम दैट स्पिल्स इक्वल टू वॉल्यूम राइजन, और वो कितना होता है? हाफ इक्वल टू वॉल्यूम, सॉरी, पाई आर स्क्वायर h, इजंट इट? और h क्या है? हाइट राइजन। तो हाइट राइजन कितना होगा? y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। पर x कितना है? x तो मैक्सिमम हाइट के लिए x क्या लेते हैं हम लोग? रेडियस इतना लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा h इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। तो हाफ पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट स्पिल्स आउट, दैट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट स्पिल्स आउट। समझ में आया? तो ये है। उसके बाद और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा आता है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, उसका मान लीजिए हाइट h तक भरा हुआ है, हाइट h तक भरा हुआ है। वो पूछेगा फाइंड वेलोसिटी विद विच
water should be spun, water is spun so that bottom of liquid is seen, bottom of liquid is seen. लिक्विड का बॉटम दिखाई दे। देखिए लिक्विड का बॉटम कब दिखाई देगा, जब ये पूरा जो वाटर है वो ऐसा हो जाएगा तो ये बॉटम दिखेगा ना। पूरा ऐसे घूम, इतना फास्ट घुमाना है, इसको मैंने स्पिन किया तो ये हो जाएगा। इजंट इट? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो हाइट है, हाइट राइजन कितनी हो जाएगी, एच डैश, हाइट राइजन एच डैश है। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एच डैश हाइट राइजन है, ये हाइट है, इतना पानी ऊपर क्या है, इस लेवल से ऊपर चढ़ गया है। समझ में आ रहा है? हाइट जो राइजन है ये पूरी होगी ना, सरफेस से हाइट राइजन इतनी है। समझ में आ रहा है? अभी एक चीज तो क्लियर है। क्या क्लियर है? कि वॉल्यूम जो पानी का होगा वो पहले भी और अभी भी सेम ही है। पहले भी और अभी भी कितना है वॉल्यूम, अभी भी सेम ही है। ऐसा तो नहीं है पानी स्पिल आउट हुआ है, नहीं। ध्यान से देखिए कि हमको क्या बॉटम दिखेगा, मैंने बताया वॉल्यूम तो सेम ही है ना। पहले वॉल्यूम कितना था, इसमें कंसेप्ट क्या है कि पहले वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, इजंट इट, सिलेंडर में। अभी बॉटम दिखने के बाद वॉल्यूम कितना होगा, ये पूरा वॉल्यूम राइजन है। वॉल्यूम राइजन यानी क्या, जो ऐसे वी फॉर्म में बनता है उसको ही तो वॉल्यूम राइजन बोलते हैं। वो कितना है, उधर से मैं लिखूंगा, इसलिए दोनों सम साइमल्टेनियसली करा रहा हूं। पाई हाफ पाई आर रेज टू 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। तो ध्यान से देखिए तो पाई और एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ऊपर जाएगा तो 4gh, आर स्क्वायर नीचे आएगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर का इधर स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। वॉल्यूम जो है पहले का, और अब इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है कि बॉटम देखना हो तो पूरा का पूरा लिक्विड क्या पकड़ना है, राइजन पकड़ना है, तो हमको बॉटम दिख जाता है। तो हमको क्या दिख जाता है, बॉटम। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल के सम्स थे सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, ये आपको आने चाहिए। समझ में आया? कल हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।